उन लोगों के लिए जो बिहार वापस आना चाहते हैं, जन स्वराज का अगर सत्ता में आ जाती है, अगर क्या सत्ता में आएगी, तो अगले 2 से 5 वर्षों में क्या प्लान है जिससे कि हम व्हाइट कॉलर जॉब वालों को, जो अच्छी एक जॉब कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं, और जो बच्चे बिहार से बाहर जाके हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उन वो अगर बिहार में कुछ करना चाहें तो उनके लिए क्या रोड मैप है जन स्वराज का सर? यही एक क्वेश्चन था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा शंकर जी। बहुत ही रेलेवेंट आपका सवाल है। मैं इस पूरे सवाल को 2 भागों में बांटकर इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जहां तक बिहार के युवाओं और उनकी शिक्षा का सवाल है, तो मैं बहुत दुख के साथ ये आपसे साझा कर रहा हूं कि मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में तकरीबन 2 पीढ़ियां हमने ऐसे बर्बाद कर दी, या यूं कहें कि हमने उसको इतने कम लेस प्रोडक्टिव लेवल पे लेके आ गए हैं कि हमने उनको रोजगार के लायक नहीं बनाया। हमने अपनी शिक्षा नीतियों को इतना पुराना रखा, हमने अपने शिक्षण संस्थानों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वहां से एम्प्लॉयबल यूथ निकलना अब एक सपना लगता है। अगर आप किसी कॉलेज की बात करें तो एक तो वहां पर डिग्री 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में मिल रही है, और 3 साल की डिग्री जब 5 साल में मिल जाती है आपको, तो उसके बाद फिर आप 1 साल का समय लेते हैं बैंक पीओ या किसी कंपटीशन की तैयारी में, 2 से 3 साल का समय लेते हैं बीपीएससी की तैयारी में, और अगर किसी माँ बाप के पास थोड़े से पैसे हैं तो शायद वो दिल्ली भेज देता है कि भाई बेटा हमारा यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया है कि जिस सिलेबस के आधार पे आप बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम लोग कंडक्ट कराते हैं, आप वो पढ़ा तो रहे हैं कॉलेज में, लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। दूसरा कि जब आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि हमने स्कूलों में सिर्फ बच्चों को बुला के खिचड़ी तो बांट दिया, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन वहां शिक्षा के नाम पे शिक्षकों का शोषण हो रहा है। आप शिक्षकों से वो सारे काम करा रहे हैं जो सिवाय क्लासरूम टीचिंग के। आप उनको जनसंख्या गणना में लगा देते हैं, आप उनको ब्लॉक की ड्यूटीज में लगा देते हैं। आप जाके पूछिए यहाँ के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की हालत। वो सर्वे में लगे हुए हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, लेकिन क्लासरूम टीचिंग खत्म हो गई है। इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि पिछले 15-20 सालों में जो हमारे जनरेशन्स आई हैं, वो अच्छी शिक्षा के अभाव में एक अच्छा करियर चुनने में विफल रही है। आज भी यही होता है कि अगर बच्चा 10th कर गया है तो या तो मैथ्स लेगा या फिर बायोलॉजी लेगा, या तो वो मेडिकल की तैयारी करेगा, या फिर आपके नीट के जेई की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बना सकते थे, उसकी तरफ ध्यान देने का पूरा चलन ही खत्म हो गया है। आपको मैं बताऊं कि 12वीं के बाद बच्चा जाता है और कोचिंग सेंटर में अपने लिए कोचिंग करता है, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग करता है। वहां पर भी आपको जो शिक्षा है वो इतनी खराब है। आपको मैं उसका उदाहरण देता हूं कि अभी इस साल नीट का रिजल्ट आया है, एक भी बिहार का बच्चा नहीं है, एक भी बिहार का बच्चा 1 से लेकर 100 तक के रैंक पर नहीं है। ये बताता है कि हमारी स्कूली शिक्षा और उसके बाद जो हमने ये कोचिंग सेंटर्स का नेक्सस खड़ा किया है वो कितना घटिया और कितने निम्न दर्जे का शिक्षा मिल रहा है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका ये है कि आप स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाइए। कैसे उन्नत बनाएंगे? आप वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी टीचर्स के स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का व्यवस्था, और क्लासरूम में जो आपकी टीचर और स्टूडेंट की मीट है वो ज्यादा फ्रिक्वेंट होना चाहिए। भाई बच्चा क्लासरूम में आ रहा है और टीचर बच्चों से मिल रहा है, तभी तो पढ़ाई होगी। तीसरी बात यह है कि ये जो हायर एजुकेशन की बात है, हायर एजुकेशन में आप समझिए ये एक आंकड़ा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जितने लोग 10वीं या 12वीं पास होते हैं उसमें से मात्र 1% बच्चा दलित समाज का कॉलेज में जाता है। मात्र 2% बच्चा जो अति पिछड़े समाज का है वो स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाता है, और मात्र 3% बच्चे जो पिछड़ी जातियों के हैं वो स्कूली शिक्षा से आगे जाकर कॉलेज की शिक्षा में जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार या गरीबी की समस्या इतनी है कि माँ बाप को लगता है कि भाई 10वीं कर लिया है, अब तुरंत जाके कहीं पे कोई दिहाड़ी करना शुरू कर दो। 10वीं कर लिया है, 12वीं कर लिया है, कोई ना कोई रोजगार कर लो भाई, फटाफट चले जाओ गुजरात की फैक्ट्री में काम करने के लिए, या कहीं चले जाओ पंजाब में या कहीं महाराष्ट्र में काम करने के लिए। कम से कम घर 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो 5,000 रुपया बच्चा भेजेगा। तो ये जो समस्या है ये एक दूसरे से कनेक्टेड समस्या है। आपको यहाँ की शिक्षण संस्थाओं में, यहाँ के कॉलेजेस में स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को लाना पड़ेगा, वोकेशनल स्टडीज के साथ यहाँ के करिकुलम को जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं कल के न्यूज़पेपर में देख रहा था, आप मतलब आश्चर्य करेंगे, कल के न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि यूजीसी ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज को कहा है कि उनका एक एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बिहार के यूनिवर्सिटीज में अभी तक कोई फिक्स्ड एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। तो हम कैसे ये स्वीकार कर लें, कैसे हम ये मान लें कि यहाँ पर कॉलेजेस में एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं। अब बात आती है वाइट कॉलर जॉब की। देखिए, बिहार में रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों से पूरी नहीं हो सकती है, ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए। जी। पूरे बिहार की जनसंख्या का मात्र 2% आप सरकारी नौकरियां हैं। आप आज तक जितनी भी सरकारी नौकरियां बिहार सरकार की तरफ से हुई हैं, अगर आप उनकी गिनती करेंगे तो पूरे बिहार की जनसंख्या का मात्र 2% है। तो भाई आप ये बताइए कि क्या सरकारी नौकरियों से आप युवाओं के बेरोजगारी की समस्या को आप ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा? युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, जिसमें एक जो ब्लू कॉलर जॉब है उसकी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो लिमिटेड है। तो आपको यहाँ पर सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा दीजिए, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। आप ये बताइए कि बैंगलोर आज एक आईटी का हब है पूरे भारत का। ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां पर जो हम पटना में या भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में या रोहतास में खड़ा नहीं कर सकते? आपको सिर्फ वहां पर लोगों को उस तरह की सुविधाएं देनी है। आप यहाँ पर जो टेक्निकल ट्रेड के युवा हैं उनको आप यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं दीजिए। आप यहाँ पर आईटी स्टार्टअप्स को उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, गवर्नमेंट सब्सिडाइज फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, तो लोग निश्चित रूप से व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ बढ़ेंगे। और ये बिहार के ही युवक हैं जो बैंगलोर में जाकर काम कर रहे हैं। ये बिहार, आप जाके देखिए, टीसीएस और एचसीएल के हाईएस्ट इफिशिएंट और हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से है? उसमें एक बहुत बड़ा तबका बिहार के युवकों का है। तो आप उनको वो फैसिलिटीज बिहार में क्यों नहीं दे सकते? बिहार के युवक यूएस में जाकर अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, आप उनको यहाँ पर आईटी स्टार्टअप के लिए वो फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? तो हमें उस सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना होगा, आईटी सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा। टूरिज्म एक एग्जाम्पल है। मेरा एक और व्यक्तिगत मानना है कि लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए बिहार में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। बिहार की धरती उपजाऊ है। बिहार में एग्रीकल्चर बहुत पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों से चल रहा है और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अगर एग्रीकल्चर में हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इंट्रोडक्शन करें, एग्रीकल्चर में अगर हम हायर प्रोडक्टिविटी के सीड्स की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स की बात करें, तो जो युवक 10,000, 15,000, 20,000 रुपए
कि नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, वो अपने ही घर में अपनी जमीन से खेती करके सोना उगा सकता है। यही ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पंजाब में हुआ, हम उससे मिलता जुलता बिहार में क्यों नहीं कर सकते, जबकि बिहार में मेहनतकश युवाओं की कमी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब से बात नहीं बनेगी, हमें सर्विस सेक्टर और व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ बढ़ना होगा। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसको हमको मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर हम बदलें, तो हमें निश्चित रूप से अपने युवाओं के लिए और बिहार की इकोनॉमी को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा।